हेलो बच्चों, कैसे हो सब। मैं आशा करता हूं तुम सब सुरक्षित होगे और अपने घर में अपनी पढ़ाई को जारी रखे होगे। पिछले वीडियो में हमने माध्यमिक परीक्षा के लिए लास्ट मिनट सजेशन जो मैंने तुम लोगों के लिए तैयार किया था उसके बारे में बात की थी। साथ ही साथ क्वेश्चन पैटर्न के ऊपर भी हमने बात की थी। उस सजेशन का पीडीएफ लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया था। आशा करता हूं तुमने उसे डाउनलोड कर लिया होगा। यदि नहीं किया है तो एक बार फिर से उस वीडियो में जाकर के उसे डाउनलोड कर लो। इस बीच में एक नई घटनाक्रम हुई है कि हमारी मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी ने घोषणा की है कि माध्यमिक परीक्षा अगस्त के दूसरे सप्ताह में होगी। इस परीक्षा का रूटीन पश्चिम बंग मध्य शिक्षा परिषद अपने हिसाब से पब्लिश करेगी। जब वो आएगा हम लोग बात कर लेंगे उस पर। दो बड़ी बातें और उन्होंने कही है कि माध्यमिक परीक्षा जो है वह बच्चे जिस स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं उसी स्कूल में रहकर वो परीक्षा देंगे। यानी हर वर्ष हम दूसरे स्कूल में जो जाकर परीक्षा देते थे इस बार वो नहीं होगा। दूसरी बड़ी बात थी कि माध्यमिक परीक्षा 3 घंटे की होती थी, उसको इस बार 1.5 घंटे का किया गया है। तो हो सकता है कि क्वेश्चन पैटर्न में बदलाव हो। मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था वह विगत वर्षों के प्रश्न पत्र के आधार पर मैंने प्रारूप तुम्हें दिया था, क्वेश्चन फॉर्मेट दिया था। अगर नया कोई क्वेश्चन पैटर्न आता है तो अवश्य मैं तुम लोगों के साथ इस विषय में बात करूंगा। आज के वीडियो में हम लोग, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में तुम लोगों से कहा था कि क्वेश्चन नंबर 2 और 3 पर चर्चा करेंगे, तो आज का वीडियो उसी पर आधारित है। ये सभी वीडियो थोड़े बड़े हो रहे हैं क्योंकि हर प्रश्न का मैं कोशिश कर रहा हूं कि डिस्क्रिप्शन के साथ उसका उत्तर दूं। मुझे बहुत खुशी है कि तुम सब ने उस वीडियो को काफी पसंद किया है। उसी क्रम में ये दूसरा वीडियो आज है। आज हम लोग अपना पढ़ाई शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 2, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस या रिक्त स्थानों की पूर्ति करो वाले जो प्रश्न होते हैं। पहला प्रश्न हमें दिया गया है 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 4/5 भाग हो तो वार्षिक साधारण ब्याज दर कितनी होगी। हमें दिया गया है अगर मूलधन हमारा x है तो जो ब्याज होगा वो है x का 4/5 भाग। समय हमें दिया गया है 6 वर्ष, तो हमें ब्याज दर निकालनी है। यहां मान बैठाने पर हमें मिलेगा बराबर 13.1/3%। यानी यहाँ आंसर हो गया 13.1/3%। प्रश्न संख्या 2, वार्षिक 2% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर P का 4n वर्ष का मिश्रधन कितना रुपया होगा। याद होगा तुम्हें, हमने पहले प्रश्न में इस तरह के प्रश्न की बात की थी। तो इसका जो आंसर है वो है P × 1 + R/50, उसका पावर 4। प्रश्न संख्या 3, वार्षिक ब्याज दर समान होने से किसी मूलधन का कितने वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समान होगा। और ये हम जानते हैं कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज किसी भी मूलधन के लिए जो पहला वर्ष है वो समान होता है, दूसरे वर्ष से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर आना शुरू होता है। तो यहाँ आंसर है 1 वर्ष। प्रश्न संख्या 4, किसी मूलधन के समान ब्याज दर पर 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का परिमाण क्या होगा। अब देखो 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्या होता है, ये तो हमेशा ही समान होता है, हमने अभी पढ़ा है। प्रश्न संख्या 5, यदि किसी द्विघात समीकरण के दोनों मूल 1 हों, दोनों मूल का मतलब क्या हुआ, एक अगर अल्फा और दूसरा बीटा है तो अल्फा का मान भी 1 है और बीटा का मान भी 1 है, तो हमें वह द्विघात समीकरण की रचना करनी है। तो यदि हमें किसी द्विघात समीकरण के 2 मूल पता हो तो उसका जो समीकरण होता है वो होता है x² + अल्फा + बीटा × x + अल्फा बीटा = 0। मान बैठाओ तो हमें ये मिलेगा x² - अल्फा + बीटा, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे क्या मिलेगा 1 + 1 2x। अब अल्फा बीटा यानी इन दोनों का गुणनफल होगा 1 = 0। यह है हमारा आंसर। संख्या 6, ax² + bx + c = 0 समीकरण द्विघात समीकरण नहीं होगा, a = 0 है, तो यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। प्रश्न संख्या 7,
समीकरण के दोनों मूल क्रमशः एक दूसरे के व्युत्क्रम क्रम यानी विलोम तथा विपरीत चिन्ह वाले हैं। यानी एक मूल अगर अल्फा है तो दूसरा उसका व्युत्क्रम 1/अल्फा और विपरीत चिन्ह यानी माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस होगा। तो हमें a प्लस सी का मान निकालना। अब जानते हो कि मूलों का जो गुणनफल होगा यानी अल्फा माइनस 1/अल्फा ये कितना होता है, ये होता है c बाई ए, यानी c इक्वल्स टू माइनस ए, यानी c प्लस ए का मान 0। यानी हमें जो यहाँ कहा जा रहा है a प्लस सी का मान होगा 0। प्रश्न संख्या 8, इस समीकरण के दोनों मूल समान लेकिन विपरीत चिन्ह वाले हैं। समान यानी एक अगर अल्फा है तो दूसरा भी अल्फा, लेकिन चिन्ह विपरीत है, यानी एक अगर अल्फा है तो दूसरा है माइनस अल्फा। तो m कहाँ है, देखो m है b की स्थान पर, और b हमें मिलता है यदि मूलों का हम लोग योगफल करें, यानी मूलों का योग होगा माइनस b बाई ए, यानी m माइनस 5 बाई ए का मान है 2। यहाँ से हम देख रहे हैं कि इन दोनों मूलों का योगफल कितना है 0 इक्वल्स टू m माइनस 5 बाई 2, यानी यहाँ से हमें m माइनस 5 का मान 0 मिलेगा, यानी m का मान 5 मिलेगा। तो यहाँ m इक्वल्स टू कितना होगा, m इक्वल्स टू 5 होगा। प्रश्न संख्या 9, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 ये एक द्विघात समीकरण है कि दोनों मूल वास्तविक नहीं होंगे। वास्तविक नहीं होते हैं कब, यदि हमारा d लेस देन 0 हो जाए। d डिस्क्रिमिनेंट विवेचक, विवेचक क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ये अगर लेस देन 0 हो तो द्विघात समीकरण के दोनों मूल वास्तविक नहीं होंगे। प्रश्न संख्या 10, x वर्ष तथा y महीने का अनुपात। अब देखो एक है y महीना दूसरा है वर्ष, इन दोनों का हमें क्या चाहिए, हमें अनुपात चाहिए। अनुपात के लिए दोनों राशि एक ही इकाई वाली होनी चाहिए। यहाँ हमें एक वर्ष में दिया गया है जबकि दूसरा महीने में है, तो हमें दोनों को पहले एक ही इकाई में बदलना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि एक वर्ष बराबर 12 माह होता है, तो x वर्ष इक्वल्स टू 12 इंटू एक्स माह होगा। तो हमारी पहली संख्या है 12x और दूसरी संख्या है y, इसका अनुपात कितना होगा, इसका अनुपात होगा 12x/y। प्रश्न संख्या 11, हमें दिया गया है a/2 b/5 c/8, यानी हमें दिया गया है a/2 b/5 c/8। तो हमें यहाँ से कितना परसेंट होगा ये निकालना है, यानी हमें है a का 50% यानी 50/100, b का 20% यानी 20/100 इक्वल्स टू c का कितना परसेंट, तो हमने ले लिया x, तो ये होगा x/100। यहाँ इन दोनों को विभाजित करो तो हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ से मिल रहा है हमें a/2 b/5 c इंटू x/100। अब इन दोनों को अगर तुलना करो तो यहाँ देखो a/2 ठीक है, b/5 यहाँ भी मिल रहा है, यानी यहाँ c के लिए हम इसे लिख सकते हैं c इंटू 1/8। तो इसको अगर तुलना करो दोनों को तो यहाँ से हमें मिल रहा है x/100 इक्वल्स टू 1/8, 12.1/2%। प्रश्न संख्या 12, हमें दिया गया है x/2 y/3 z/5 हो तो इसका मान इक्वल्स टू k मान लो। तो हमें x का मान मिलेगा 2k, y का मान मिलेगा 3k और z का मान मिलेगा 5k। अब यहाँ मान बैठाओ, तो यहाँ आंसर हो गया हमारा 1। प्रश्न संख्या 13, दो राशियों का अनुपात 2:3, उत्तर पद 42 तो पूर्व पद कितना होगा। हम लोग जानते हैं अनुपात में पहला राशि जो है वह पूर्व कहलाता है और पीछे वाला उत्तर पद कहलाता है। तो यहाँ 3 अनुपात में है और यहाँ कह रहा है उत्तर पद 42 है, यानी 3 का कितना गुना है, ये 42 14 गुना। तो जो हमारा पूर्व पद होगा वो भी क्या होगा, 2 का 14 गुना होगा, यानी ये होगा 28।
प्रश्न संख्या 14, हमें √3 - 5 का अनुबंधी करनी निकालना है। तुमने द्विघात करनी के ऊपर जो हमारा वीडियो था, आशा है तुमने देखा होगा, उसमें हमने अनुबंधी करनी के बारे में बहुत अच्छे से बताया था। तो अनुबंधी करनी होगा -√3 - 5। प्रश्न संख्या 15, यदि x वेरीज एज 1/y, y वेरीज एज 1/z हो तो x वेरीज एज क्या होगा? देखो, x वेरीज एज 1/y यानी x इक्वल्स टू k1/y, यानी xy इक्वल्स टू k1। y वेरीज एज 1/z यानी y इक्वल्स टू होगा k2/z, यानी yz इक्वल्स टू k2। इसीलिए xy/yz ये होगा k1/k2। अब तुम जानते हो ये एक स्थिरांक है और यहाँ ये y कटेगी तो हमें मिलेगा x/z इक्वल्स टू कांस्टेंट k। यहाँ से हम कह सकते हैं x वेरीज एज z, तो यहाँ होगा z। प्रश्न संख्या 16, किसी वृत्त की महत्तम जीवा। अब इसके बारे में तुम लोग जानते हो कि ये अगर मेरा वृत्त है तो जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो होती है वृत्त की व्यास। तो सबसे बृहत्तम जीवा होगी वृत्त की व्यास। प्रश्न संख्या 17, किसी वृत्त के 2 अर्धव्यास तथा वृत्तचाप द्वारा सीमित क्षेत्र को क्या कहते हैं? वृत्त के 2 अर्धव्यास और उसके वृत्तचाप द्वारा जो क्षेत्र घिरा होता है उसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में कहते हैं सेक्टर। तो ये है सेक्टर। इस सेक्टर को हिंदी में कहते हैं त्रिज्याखंड। प्रश्न संख्या 18, किसी वृत्त के 2 वृत्तचाप द्वारा उत्पन्न परिधि का मान समान हो तो दोनों वृत्तचाप की लंबाई समान होगी। प्रश्न संख्या 19, चक्रीय आयत का विकर्ण। तो चक्रीय आयत का विकर्ण वृत्त का व्यास होता है। प्रश्न संख्या 20, किसी चतुर्भुज के विपरीत कोण परस्पर संपूरक हो तो चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु क्या होंगे? तो चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु समवृत्तीय होंगे। प्रश्न संख्या 21, किसी वृत्त के व्यास के अंतिम बिंदुओं पर अंकित वृत्त के स्पर्शक परस्पर होंगे। ये एक वृत्त है, इसके व्यास है, इस व्यास के अंतः बिंदुओं पर जो हम वृत्त की रचना करेंगे, इन दोनों वृत्तों के स्पर्शक परस्पर क्या होंगे? ये तो समानांतर होंगे। संख्या 22, यदि 2 वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करें, 2 वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करें तो उनके उभयनिष्ठ स्पर्शकों की संख्या देखो क्या होगी? 1 होगी। प्रश्न संख्या 23, यदि 2 वृत्त एक दूसरे को बाहरी रूप से स्पर्श करें, इस प्रकार 2 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करें तो उनके उभयनिष्ठ स्पर्शकों की संख्या कितनी होगी? ध्यान दो, उभयनिष्ठ स्पर्शक एक ये होगा, एक उभयनिष्ठ स्पर्शक ये होगा, दूसरा उभयनिष्ठ स्पर्शक ये होगा और तीसरा उभयनिष्ठ स्पर्शक ये होगा, यानी उनकी संख्या होगी कुल 3। प्रश्न संख्या 24, 2 त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती हों तो उनके अनुरूप कोण। प्रश्न संख्या 25, किसी घन के विकर्ण की लंबाई 5√3 सेंटीमीटर हो तो घन का आयतन क्या है? हम जानते हैं घन के विकर्ण की लंबाई होती है a√3, जो हमें दिया गया है 5√3 के बराबर। √3 एक दूसरे को काटेगी तो हमें a का मान मिलेगा 5। तो हमें चाहिए घन का आयतन। घन का आयतन होता है a³ यानी 5 का क्यूब। ये होगा 125 घन सेंटीमीटर।
प्रश्न संख्या 26, किसी घन के आयतन तथा समग्र तल के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान समान है। अब घन का आयतन होता है a क्यूब और उसके समग्र तल का क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर। कह रहा है ये संख्यात्मक रूप से समान है। यहाँ देखो a स्क्वायर a क्यूब के साथ कट के हमें a देगा, a का मान हो गया 6। तो हमें घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, 6 इकाई होगी। संख्या 27, किसी षटफलक के विकर्णों की संख्या। किसी षटफलक में कितने विकर्ण होते हैं? हमने घन और षटफलक के ऊपर जो वीडियो बनाया था, तुमने आशा है तुमने देखा होगा उसे। नहीं देखा है तो एक बार जरूर उसे जाकर देख लो ताकि ये सारे तथ्य क्लियर रहे तुम्हारे पास। किसी षटफलक के विकर्णों की संख्या होती है 4। प्रश्न संख्या 28, एक लंबवृत्ताकार शंकु के आयतन तथा वक्रतल के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान समान हो तो शंकु के व्यास की लंबाई। यहाँ ये प्रश्न में थोड़ी गलती हो गई है, ये होगा बेलन। एक लंबवृत्ताकार बेलन के आयतन तथा वक्रतल का क्षेत्रफल समान हो तो बेलन के व्यास की लंबाई क्या हो। अब इसे देखते हैं। बेलन का आयतन हम लोग जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच और वक्रतल का क्षेत्रफल जानते हैं 2 पाई आर एच। ये आपस में समान है। तो व्यास क्या होगी? व्यास होगी अर्धव्यास का 2 गुना, तो डायमीटर होगा 2r यानी 4 इकाई। प्रश्न संख्या 29, एक ठोस अर्धगोलक के अर्धव्यास की लंबाई 2r इकाई हो तो उसके समग्र तल का क्षेत्रफल क्या होगा? हम जानते हैं अर्धगोलक कुछ इस प्रकार का होगा। चूंकि ये ठोस है तो ये भाग भी ठोस है। अब इसके बाहरी तल का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा, और इसके ऊपरी तल का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर। तो इस प्रकार उसके समग्र तल का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, यानी समग्र तल का क्षेत्रफल होगा 3 पाई आर स्क्वायर। यहाँ आर का मान क्या है? आर है 2r, यानी क्षेत्रफल होगा 3 पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर, यानी ये होगा 3 पाई इंटू 4r स्क्वायर, यानी 12 पाई आर स्क्वायर। तो उसके समग्र तल का क्षेत्रफल होगा 12 पाई आर स्क्वायर। प्रश्न संख्या 30, दो गोलक के समग्र तल का क्षेत्रफल का अनुपात है 4:9, तो उनके अर्धव्यास का अनुपात कितना है? गोलक के समग्र तल का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। अगर पहला गोलक ये है और दूसरा गोलक का है 4 पाई आर स्क्वायर, ये है 4:9। अर्धव्यास का अनुपात होगा 2:3। संख्या 31, एक लंबवृत्ताकार बेलन और एक लंबवृत्ताकार शंकु के आधार के अर्धव्यास की लंबाई तथा ऊंचाई समान है। बेलन का आयतन कि हमें कहा गया है कि अर्धव्यास और ऊंचाई दोनों समान है। अब इनका अनुपात क्या होगा? तो अनुपात होगा पाई आर स्क्वायर एच इज टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमारा आंसर है 3:1। अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 32, एक लंबवृत्ताकार शंकु का आयतन x इकाई, आधार का अर्धव्यास y इकाई, तो उसकी ऊंचाई कितनी? ध्यान दो, लंबवृत्ताकार शंकु का आयतन ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और इसका मान हमें दिया गया है x। अर्धव्यास का माप दिया हुआ है y, यानी हमें चाहिए h का मान, तो हमें h बराबर यहाँ क्या मिलेगा? ये होगा 3x बाई पाई इंटू वाई स्क्वायर, यानी आंसर हुआ 3x बाई पाई वाई स्क्वायर। प्रश्न संख्या 3, ट्रू फॉल्स टाइप का प्रश्न रहेगा यहाँ पर। पहला प्रश्न है, वार्षिक 8% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर p रुपए का n वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ये होता है। क्या ऐसा है? नहीं, जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो होता है हमारा p इंटू 1 प्लस r बाई 100 उसका पावर n-1। यहां वो चीज नहीं है, यानी ये गलत है।
प्रश्न संख्या 2, एक वर्ष में मूलधन तथा मिश्रधन का अनुपात 10:11 हो तो वार्षिक सरल ब्याज दर कितनी है? अब देखो, मूलधन अगर 10 रुपया है तो मिश्रधन 1 रुपया हो रहे हैं, यानी ब्याज हो रहा है 1 रुपया। कितने रुपए पर? 10 रुपए पर। तो 100 रुपए में ब्याज कितना होगा? 10%। तो ये ट्रू है। प्रश्न संख्या 3, ए 10,000 रुपया लेकर एक व्यवसाय शुरू करने के 6 महीने बाद बी 20,000 रुपया देकर उस व्यवसाय से जुड़ गया। वर्ष के अंत में उनके लाभ का परिमाण क्या समान होगा? चलो चेक कर लें। महीने के हिसाब से ए का मूलधन होगा 10,000 गुना 12, यानी ये होगा 1,20,000 रुपए। और बी जो कि 20,000 रुपए लेकर व्यवसाय में आया है और उसका मूलधन 6 महीने तक चला, तो ये भी होगा 1,20,000 रुपए। यानी यहां चूंकि महीने के हिसाब से दोनों का मूलधन समान है, इसीलिए उनको लाभ का परिमाण भी समान मिलेगा, यानी ये ट्रू है। प्रश्न संख्या 4, हमें एक द्विघात समीकरण दिया गया है। हमें कह रहा है समीकरण के दोनों मूल वास्तविक नहीं है। तो वास्तविक मूल नहीं होता है यदि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है तुम लोग जानते हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहां अगर हम मान निकालें तो b का मान कितना है? b है -4, तो -4 का होल स्क्वायर -4 इंटू a है 2 और c है 5, तो 2 गुना 5, ये हुआ 16 माइनस 40। ये लेस देन 0 है, यानी वास्तविक मूल नहीं है, ये ट्रू है। प्रश्न संख्या 5, x स्क्वायर इक्वल टू 0 एक द्विघात समीकरण है। बिल्कुल है। द्विघात समीकरण में चल राशि का घात 2 होना चाहिए, जो है यहाँ। साथ ही साथ x स्क्वायर का जो गुणांक है वह 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ 1 है। तो दोनों ही शर्तें सिद्ध रही हैं, इसीलिए यह एक द्विघात समीकरण है। प्रश्न संख्या 6, ए बी स्क्वायर बाई सी, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर सी बाई ए क्रमिक समानुपाती है कि नहीं? चेक करें। हम जानते हैं यदि ए बी और सी क्रमिक समानुपाती हैं तो हमें a बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी मिलेगा। यहां देखो, पहली संख्या ए बी स्क्वायर बाई सी, इसे हमें भाग देना है बी स्क्वायर से, तो ये हम मिलेगा a बाई सी। फिर बी स्क्वायर को जब हम बी स्क्वायर सी बाई ए, यानी ए ऊपर जाएगा, इसे काटेंगे तो ये भी हमें a बाई सी मिलेगा। तो चूंकि यहाँ समान मिल रहा है तो ये क्रमिक समानुपाती हैं, ट्रू है। प्रश्न संख्या 7, किसी अनुपात एवं उसके व्युत्त क्रम यानी विलोम अनुपात का यौगिक अनुपात 1:1 होगा। ये हम जानते हैं, सही है। कोई एक अनुपात अगर x:y है तो उसका जो विलोम अनुपात है वो होगा y:x। और इन दोनों का यौगिक अनुपात हम लोग क्या जानते हैं कि दोनों के पूर्व पद को गुना करेंगे, इसी प्रकार दोनों के उत्तर पद को भी हम गुना करेंगे। तो इसको अगर देखोगे तो ये मिल रहा है 1:1, यानी ये सही है। प्रश्न संख्या 8, सभी कर्मी यानी सवर्ड संख्याएं और परिमेय संख्याएं यानी इरेशनल नंबर्स होती हैं। क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। हम जानते हैं कि बहुत सारे सवर्ड्स हैं जिनका दशमलव मान पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता है, इसीलिए उन्हें हम लोग अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। लेकिन जैसे √पाई, यह अपरिमेय संख्याएं हैं, लेकिन यह द्विघात करनी नहीं है। प्रश्न संख्या 9, पाई एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल नहीं, पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसका मान होता है 3.1415 और भी बहुत सारी संख्याएं, यानी यह अंत नहीं है, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न संख्या 10, दो अनुबंधी करनी का योगफल हमेशा परिमेय संख्या होता है। बिल्कुल सही बात है, परिमेय संख्या ही होता है। प्रश्न संख्या 11, यदि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वेरीज एज x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो तो x वेरीज एज y होगा। चेक करें, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वेरीज एज x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू k इंटू x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा, यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये k होगा। यदि हम योग भाग प्रक्रिया का उपयोग करें तो यहां देखो मिलेगा हमें x स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इक्वल्स टू k प्लस 1 बाई k माइनस 1। हल करके देखना, यानी हमें x बाई वाई मिलेगा √k प्लस 1 बाई
k माइनस वन। अब यह एक स्थिर संख्या है, यानी हम क्या कह सकते हैं, x भेजेज y होगा, तो ये ट्रू है। प्रश्न संख्या 12, x भेजेज y, y भेजेज z हो तो क्या x y भेजेज z स्क्वायर होगा? देखो x भेजेज y है, यानी x इक्वल्स टू k1y होगा। जब y भेजेज z है, यानी y इक्वल्स टू k2z होगा। अब अगर हम मान बैठाएं यहाँ, तो x इक्वल्स टू k1 इंटू जो y1 का मान है वो है k1 इंटू जेड, सॉरी k2 इंटू जेड, तो यह दोनों का गुणनफल एक नई स्थिर संख्या होगी इंटू जेड, यानी हम कह सकते हैं x भेजेज z। तो यह कथन गलत है। प्रश्न संख्या 13, अर्धवृत्त की अपेक्षा छोटे वृत्तांश में स्थित कोण सूक्ष्म कोण होते हैं? नहीं, ये गलत है। अर्धवृत्त पर बना जो कोण होता है वह समकोण होता है, ये हम लोग जानते हैं। लेकिन अगर छोटा वृत्तांश है, वृत्तांश अगर छोटा है, तो यहां जो कोण बनेगा वह बृहद कोण बनेगा, ना कि सूक्ष्म कोण। तो ये कथन गलत है। प्रश्न संख्या 14, तीन एक रेखीय बिंदुओं से केवल एक ही वृत्त अंकन किया जा सकता है। तो तीन एक रेखीय बिंदु, एक रेखा में जो तीन बिंदु हैं, इससे कितने वृत्त हम खींच सकते हैं? असंख्य वृत्त खींचे जा सकते हैं। यहां से देखो बहुत से वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो यह कथन गलत है। चक्रीय समानांतर चतुर्भुज एक वर्ग होता है? नहीं, चक्रीय समानांतर चतुर्भुज आयत हो सकता है, तो यह कथन गलत है। प्रश्न संख्या 16, यदि दो वृत्त एक दूसरे को परस्पर स्पर्श करें तो स्पर्श बिंदु दोनों वृत्तों के केंद्रों को मिलाने वाली सरल रेखा के ऊपर स्थित होगा। दो वृत्त अगर एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो स्पर्श बिंदु स्वाभाविक है उन दोनों वृत्तों के केंद्रों को मिलाने वाली सरल रेखा पर भी स्थित होगा, ये ट्रू है। प्रश्न संख्या 17, कोई दो सर्वांगसम चित्र हमेशा समरूप होते हैं? बिल्कुल, ये सही है। प्रश्न संख्या 18, दो समरूप त्रिभुजों के परिसीमा का अनुपात उनके अनुरूप भुजाओं के वर्ग के अनुपात के समान होता है? नहीं, ये गलत है, ये फॉल्स है। 19, किसी घन के प्रत्येक भुजा को 2 गुना करने से घन का आयतन मूल घन के आयतन का 4 गुना होगा? बिल्कुल नहीं। एक घन का आयतन हम लोग जानते हैं होता है a क्यूब। अगर हम प्रत्येक भुजा को 2 गुना कर दें, ये होगा 2a का होल क्यूब, यानी ये होगा 8a क्यूब, यानी मूल घन का आयतन a क्यूब और परिवर्तित घन का आयतन होगा 8a क्यूब, यानी यह आयतन मूल घन के आयतन का 8 गुना है, न कि 4 गुना, तो ये गलत है। प्रश्न संख्या 20, किसी लंबवृत्ताकार बेलन के अर्धव्यास को 2 गुना और उसकी ऊंचाई को आधा कर देने से उसके पार्श्व तल का क्षेत्रफल समान रहेगा? देख लेते हैं। बेलन के पार्श्व तल का क्षेत्रफल होता है 2πr(h). कहा गया है अर्धव्यास को 2 गुना किया गया, यानी 2π, ये हो जाएगा 2r, और ऊंचाई को आधा कर दिया गया, यानी ये होगा h/2। तो यहाँ देखो संख्याएं कट के हमें क्या मिल रहा है, ये 2πr(h) ही मिल रहा है, यानी इन दोनों क्षेत्रफल में कोई अंतर नहीं है, तो ये समान है, ये सही है। प्रश्न संख्या 21, किसी ठोस अर्धगोलक के वक्र तल का क्षेत्रफल और उसके समग्र तल का क्षेत्रफल समान होगा? नहीं। तुम लोग जानते हो एक ठोस अर्धगोलक कुछ इस प्रकार का दिखेगा, ये समतल होता है और ये होता है वक्रतल, तो वक्रतल का क्षेत्रफल होता है 2πr² और समग्र तल का क्षेत्रफल, इस समग्र तल का क्षेत्रफल होगा 3πr²। अभी हमने प्रश्न संख्या 2 में इस तरह का प्रश्न किया था, तो क्या ये दोनों समान है? नहीं, ये दोनों समान नहीं है, ये फॉल्स कथन है। प्रश्न संख्या 22, ठोस गोलक के अर्धव्यास का अनुपात है 1:2, यानी r/r, यह है 1/2, तो उनके आयतन का अनुपात, अब पहले गोलक का आयतन होगा 4/3πr³, जबकि दूसरे गोलक का आयतन होगा 4/3πr³, यानी ये होगा 1/2 का होल क्यूब यहाँ के हिसाब से, ये होगा 1/8, यानी अनुपात 1:8 होगा, ये ट्रू है। प्रश्न संख्या 23,
एक लंबवृत्ताकार शंकु के आधार का अर्धव्यास, ऊंचाई और उसके तिर्यक ऊंचाई हमेशा एक समकोण त्रिभुज के समान होता है। चलिए इसको देख लें। एक शंकु का जो आकार होता है वह कुछ इस प्रकार का होता है। शंकु का अर्धव्यास ये होगा, शंकु की ऊंचाई ये होगी और उसकी तिर्यक ऊंचाई तो ये है। अब ये हमेशा ही समकोण होगा, ये कर्ण, ये लंब और ये आधार, ये समकोण ही होगा, यानी ये कथन सही है। प्रश्न संख्या 24, एक ही अर्धव्यास और ऊंचाई वाली एक लंबवृत्ताकार बेलन का आयतन एक लंबवृत्ताकार शंकु के आयतन का 3 गुना होता है। बिल्कुल हम जानते हैं लंबवृत्ताकार बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, जबकि लंबवृत्ताकार शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यानी शंकु का आयतन बेलन का 1/3 भाग होता है। यानी उल्टा कहें तो हम कह सकते हैं कि जो बेलन का आयतन है वह शंकु के आयतन का 3 गुना है। तो इस प्रकार ये कथन सही है। आज के वीडियो में इतना ही। हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलेंगे प्रश्न संख्या 4 के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई करते रहो और चैनल के साथ जुड़े रहना। साथ ही साथ यदि यह वीडियो तुम्हें अच्छा लगे तो इसे एक बार लाइक जरूर करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करना ताकि वे भी इस वीडियो से उपकृत हो सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।